हाँ, क्लास 7 ध्यान दो बाबू। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। दिल्ली सल्तनत पीरियड के जो तीसरा डायनेस्टी है, थर्ड डायनेस्टी, वहाँ से प्रारंभ करेंगे। और ये चौथा तुम्हारा सैयद डायनेस्टी, पांचवा लोधी। ये मतलब पॉलिटिकल सेगमेंट है ना इसका, ये अब हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखो तुम्हारे बुक में भी ऑलरेडी ये दिए हुए हैं। तुगलक डायनेस्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिस डायनेस्टी रूल फॉर अबाउट सेंचुरी। ये लगभग 100 सालों तक, है ना, 1320 से लेकर के 1413 तक रहा था, यानी 7 साल कम, यानी 93 ईयर्स तक ये शासन किया था। और गाजी मलिक हुए जिम द टाइटल ऑफ द गायसुद्दीन तुगलक, है ना, वाज द फाउंडर ऑफ द थर्ड डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत। ये नाम उसका है, गाजी मलिक था, जो बाद में गायसुद्दीन तुगलक के नाम से, है ना, गद्दी पर बैठा। और इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी की नींव रखने वाला हमारा शासक था गायसुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गायसुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो उसका शासनकाल जो था हमारा 1320 से लेकर के 1325 तक रहा था। बहुत कम समय तक ये शासन कर पाया। तो गायसुद्दीन तुगलक नो डाउट एक मतलब महान शासक था हमारा, और उसने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म भी हमारी सोसाइटी के लिए किए। तो मैं अकॉर्डिंगली योर बुक, है ना, मैं इसमें कन्विंस कर रहा हूँ तुम लोगों को, ब्रीफ कर रहा हूँ। इसको देखने का, सुनने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। गायसुद्दीन तुगलक, है ना, अने आंसर द थ्रोन हिज फ्रॉम खुसरो खान, द लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट शासक था खुसरो खान, उसको हटा करके वो गद्दी पर बैठा था। ही रिफॉर्म जुडिशियरी एंड पुलिस डिपार्टमेंट। उसने जुडिशल सिस्टम को ना रिफॉर्म किया हमारा। और इसके बाद में तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे सुधार उसने किया था। द लैंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। इसने कर व्यवस्था को में भी सुधार किया था, और ये कर वसूल करने की जो दर थी हमारी, ये 1/10 कर दिया था, 1/, यानी कि अगर मान लो कि 100 क्विंटल धान हमारे होते हैं, या चावल होते हैं, गेहूं होते हैं हमारे, तो उसमें से 10 केजी आपको टैक्स पे करना था। जबकि पहले के शासक खास करके अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के टाइम में 1/3 तक हुआ करता था, यानी कि 25 केजी से ऊपर तुमको 25 नहीं 33 किलो तक देना पड़ता था, या 1/4 होता है तो 25 केजी देना पड़ता था। तो वो टैक्स कहीं ना कहीं जनता से ज़बरदस्ती वसूला जाता था। और उस समय इतना ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से अन्य हमारे इनकम के सोर्स नहीं न थे। वहाँ तो जो भी प्रोड्यूस होते थे वही हमारे इनकम का सोर्स हुआ करता था, और वो भी प्राकृतिक तरीके से खेती हमारी होती थी। तो इस तरीके से टैक्स के पॉलिसी में इसको हम लोग बेहतर मानेंगे। इसने जनता के लिए टॉलरेबल टैक्स पॉलिसी लाया, जिसमें जनता को एक बहुत ज़्यादा लाभ मिला। ही कैरीड आउट मेनी वर्क्स ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी। कैनाल्स वेयर, है ना, डग, गार्डन्स वेयर प्लांटेड, एंड फोर्ट वेयर बिल्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। इसलिए और भी सारे बहुत सुधार किए। नहर की जो खुदाई हुई ना, ये नहर व्यवस्था इसके शासनकाल में लागू की गई। नहर व्यवस्था लाने का प्रयास इसने किया था। ये बहुत ही अजूबा अपने स्तर में था। सिंचाई व्यवस्था में सल्तनत पीरियड के पहला शासक था जिसने कैनाल पर भी ध्यान दिया था। इसके बाद में उसने बड़े बड़े गार्डन्स लगवाए, अपने मतलब ये राज्य का फोर्टिफिकेशन जहाँ तहाँ करवाया, बड़े बड़े फोर्ट बनवाए जिससे जनता की सुरक्षा मिल सके। क्योंकि पहले राजमहल वगैरह भी फोर्टिफाइड होता था, हमारा किला बंदी उसकी की जाती थी, ताकि कोई बाहर के शासक लोग उस पर अटैक ना कर सके। ठीक है, ही कैरीड आउट सर्टेन मिलिट्री रिफॉर्म्स टू, एंड ही बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ द तुगलकाबाद नियर दिल्ली। उसने दिल्ली के निकट अपने ही नाम पर एक, है ना, फिरोज शाह तुगलक नाम था, तुगलकाबाद की नींव रखी। द सुल्तान वाज किल्ड इन 1325 एंड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। ये रहस्यमयी मौत इसकी हो गई थी, पता नहीं चल पाया, इसकी मर्डर हो गई थी, किसी तरीके से इसको मार दिया गया था। एंड आफ्टर द अल्टीमेटली डेथ ऑफ गैसुद्दीन तुगलक, हिज सन जोना खां, ठीक है, ascend द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक।
इसके बाद में अगला शासक जो हमारा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, जो 1325 से लेकर के 1351 तक, यानी कि ये 26 साल तक शासन तुम्हारा किया दिल्ली पर। तो ये एक अजूबा कहानी है हमारी मोहम्मद बिन तुगलक की। तुम सुनोगे तो थोड़ा सा अजूबा भी होगा। इसको पागल बादशाह भी लोग कहते हैं, इसको मैड मतलब सुल्तान कहा जाता था। कोई कहता था कि सबसे योग्य और सबसे पढ़ा लिखा था, लेकिन देखो इसके व्यक्तित्व में ना बहुत ज़्यादा विरोधाभास था। पढ़ा लिखा स्कॉलर था और कुछ उलझन भरी फैसले लेने के लिए फेमस हो चुका था, इसीलिए इस पर कंट्राडिक्शन है। बहुत सारे लोग इसके बारे में इतिहासकार तरह तरह के हमारे परसेप्शन रखते हैं। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक वाज लर्न मैन, इसमें तो कह रहा है कि काफ़ी एक मतलब विद्वान व्यक्ति था। वेल वर्स्ड इन मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। वेल वर्स का मतलब पारंगत होता है, वेल वर्स का मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति होता है। ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी ना इसकी नॉलेज का कोई मतलब पंडित्य था, काफ़ी मतलब विद्वान था। एट ही वाज अ स्ट्रेन मैन, और कह रहा है कि इतनी सारी खासियत होने के बावजूद भी एक विचित्र प्राणी था, ये विचित्र व्यक्ति था। सम हिस्टोरियन कॉल हिम अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स एंड वैसिटफुल, वाइल अदर्स कैन कॉल हिम मैड। कुछ लोग कहते थे कि विरोधाभासों का एक पुलिंदा था, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, है ना। कोई कहता था कि बहुत बड़ा मूर्ख था, और कुछ हिस्टोरियंस कहते थे कि वो एक पागल बादशाह था। ही ऑफेंड द ऑर्थोडॉक्स उलेमा बाई कॉम्बिंग देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। हिज फेल्यूर एज रूल इज एट्रीब्यूटेड टू हिज 3 फेमस प्रोजेक्ट, है ना। इसने जो 3 बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया था, वो कहीं ना कहीं इसके फेल्यूर का भी एक बहुत बड़ा कारण था, जो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है, सबसे तो उसने 1326 में टैक्स बढ़ाने का, ही इंक्रीज द टैक्सेज ऑन द फार्मर्स ऑफ द दोआब रीजन्स। दोआब वो क्षेत्र होता है जहाँ दो तरफ से पानी से घिरा रहता है, तो जहाँ दो तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है वहाँ पर कल्टीवेशनल वर्क हमारा काफ़ी अच्छा होता है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ कल्टीवेशनल वर्क ज़्यादा होगा, इशू ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है टैक्स वहीं पर बढ़ेंगे। तो हालांकि टैक्स बढ़ाने का फैसला तो इसने सही ही लिया था, लेकिन ये भी उसका बैकफायर कहीं ना कहीं कर गया। एंड ही नीडेड मोर रिसोर्सेज टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द आर्मी, और ये चाहता था कि टैक्स वसूली करके ना आर्मी पर ज़्यादा खर्च किया जाए और एक बड़ी आर्मी बनाई जाए। The Doab regions at that time was undergoing drought and famine. So people rebelled against the Sultan. He had withdraw his order, है ना। अब ये दे रहा है कि उसने तो फैसला बिल्कुल सही लिया था, लेकिन उस दौर में दोआब जो था ना, सूखे की स्थिति को सामना करना पड़ रहा था उसे, भुखमरी की समस्या थी वहाँ पर। सो वहाँ की जनता ने इसका विद्रोह कर दिया और उसने राजा के ऑर्डर को ना मानने से इनकार कर दिया। पहला तो इसने फैसला लिया अपने हिसाब से सही, लेकिन ये भी उसका डिसीजन गलत साबित हो, चूँकि उस समय की स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। नेक्स्ट है, इन 1327 AD द सुल्तान शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, है ना, रीनेम्ड वाज दौलताबाद। ठीक है, ये दिल्ली से जो देवगिरी यानी कि दौलताबाद जो राजधानी शिफ्ट करने का इसका प्लान था 1327 में, क्योंकि उस समय मंगोलों का अटैक देश पर ज़्यादा था। और ये इसके दिमाग में क्या घूमता था, पढ़ा लिखा स्कॉलर व्यक्ति था, इसको लगा ना कि पूरी जो बड़ी साम्राज्य हमारी है ना, उसके मिड में राजधानी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने दिल्ली से राजधानी को हटा करके दौलताबाद ले गया। एंड ही थॉट दैट वुड बी ईजियर टू कंट्रोल द डेक्कन फ्रॉम द दौलताबाद। और इसने तर्क दिया कि दौलताबाद से ना ये डेक्कन प्लेटिव रीजन्स को ना कंट्रोल करना आसान होगा, क्योंकि दिल्ली से वो डेक्कन ट्रैप जो था ना दूरी पड़ जाती थी, और ये चाहता था कि राजधानी बीच में बनेगी, तो इससे प्रशासनिक कार्य हमारे अच्छे ढंग से हो पाएंगे। बट द प्रोजेक्ट फेल एज थाउजेंड ऑफ पर्सनस एंड देयर कैटल डाइड ऑन द वे। इट ऑल्सो बिकेम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया, safeguard the frontiers. So the Sultan ordered to shift the capital back to Delhi, and which again caused hardship to people and claim many lives, है ना। जब ये दौलताबाद चला गया तो उसे समझ में आया कि अब यहाँ से राजधानी कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है, राज्य कंट्रोल कर पाना संभव नहीं है,
तो उसने फरमान जारी किया कि चलो अब दौलताबाद नहीं जाना है, चलना है दौलताबाद से, चलो अब दिल्ली की तरफ में, फिर दिल्ली ही राजधानी सही रहेगी। और इस बीच में बहुत सारे मवेशी, बहुत सारे जानवर डेथ कर गए और बहुत सारे इससे कैजुअलिटी हमारी हुई। और एक बहुत बड़ा, चूँकि शासन के साथ में राजधानी शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा खर्च का भी बोझ था हमारा, ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ी फेल्योर थी उसके। और नेक्स्ट है तुम्हारा इन 1329 टू 1330, है ना, इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। उसने टोकन करेंसी लाने का प्रयास किया 1929 से 30 के बीच में। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री क्वाइंस ऑन ए लार्ज स्केल एंड फाइनली Muhammad had to withdraw the copper coins in exchange of the silver coin. This caused a huge loss of the treasury. एक्चुअली क्या था कि जब इसने सिक्के लाने का प्रथा प्रारंभ की, कॉइन को लाने का प्रारंभ किया, तो ये सोने, चांदी और तांबे के, ठीक है ना, ये कॉपर का, जस्ते का हमारा सिक्का लाने का प्रयास किया। लेकिन करेंसी, ये इसका टोकन करेंसी कम होने के कारण उसने एक नया ऑर्डर पारित कर दिया कि ये कॉपर का भी कॉइन जो होगा हमारा ना, उसको हम सिल्वर के जैसा ही मान लें। तो ये तो बात कुछ ऐसी हो गई ना कि 200 रुपये का नोट भी ये ऑरेंज कलर का है और 2000 रुपये का भी मतलब हमारा ऑरेंज कलर का है। तो मतलब अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो किसी को ऐसा प्रोमिस कर देना है कि 2000 रुपये की डिमांड है तो आप 200 रुपये से कम चला लीजिए। नतीजा ये हुआ कि लोग सिल्वर कॉइन को रख लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर कॉइन को ही वो चलाना प्रारंभ कर दिए, जिससे ट्रेजरी को एक बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो ये 3 प्रकार के नुकसान इसके थे। जनता इससे असंतुष्ट थी, पहला टैक्स बढ़ाने को लेकर के। दूसरा, राजधानी जो शिफ्ट करने का प्लान था ये फेलियर हो गया, उसमें बहुत सारा नुकसान इसका हुआ। मोरल भी गिरता है ऐसे फेलियर फैसले लेने से ना, लगातार आपका कॉन्फिडेंस जो है ना नीचे जाने लगता है। और तीसरा था हमारा, उसकी ट्रेजरी पर इसका बहुत गलत असर पड़ा। तो नेक्स्ट दे रहा है, द सुल्तान हैड सेवरल अदर विजनरी प्लान्स एंड ही डिसाइडेड टू कंक्वेर खुरसान एंड इराक, द मोबिलाइज अ ह्यूज आर्मी विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड डिफ़िकल्ट ऑफ द जोग्राफी। इसने इराक में और खुरसान वगैरह क्षेत्रों का ना हमारा पराजित करने का फैसला लिया, और ये बिना सोचे समझे कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, बिना प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड डिफ़िकल्ट ऑफ जोग्राफी, भौगोलिक दशाओं का भी उसने आकलन नहीं किया और अचानक से उसने ऑर्डर दे दिया कि चलो निकलते हैं इधर। दिस प्रोजेक्ट हैड टू बी अबंडेंड and thereafter he sent a huge army to capture the mountain of the Karajal lying between the India and China। उसको भी इसने हड़पने का प्रयास करने का आदेश दे बैठा। and the expedition ended in the disaster causing a heavy drain and treasury। इस तरीके से इसके खजाने पर बहुत ज़्यादा भारी प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। खजाना तो ऑलरेडी इसका खाली था, ट्रेजरी की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना। और ये तमाम प्रकार के ऐसे सनक भरी फैसले इसका जो था ना, लगातार इसके आर्थिक कमर तोड़ते चला जा रहा था, इसको पता भी नहीं चल रहा था। मोहम्मद तुगलक्स विजनरी प्लान्स प्रूव्ड क्वाइट डिजास्टर्स फॉर हिमसेल्फ एज वेल एज फॉर एम्पायर। और दिया किस तरीके के फैसले जो थे उसके लिए काफ़ी मतलब एक आपदा बन के आया, डिजास्टर बन के आया। एंड लैंड बिकेम बैरन, किसानों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, तो भूमि जो थी हमारी वो वैरन लैंड बनी, यानी कि तुम्हारे परती बन चुकी थी। देयर वाज ए हेवी ड्रेन ऑन द रॉयल ट्रेजर, उसके जो शाही जो खजाने थे उस पर भी काफ़ी प्रभाव इसका पड़ा। कंसिक्वेंटली देयर वाज ए रिवॉल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक स्थिति ठीक होने के न कारण, प्रशासनिक पकड़ अच्छी न होने के कारण हर एक क्षेत्रों में ना इसका विद्रोह होना प्रारंभ हो गया, रिवॉल्ट होना प्रारंभ हो गया, इंक्लूडिंग बंगाल, दौलताबाद एंड वारंगल। एंड ही ट्राई टू सप्रेस रिवॉल्ट्स बट लॉस कंट्रोल ओवर द रीजन इन द साउथ ऑफ द विंध्याज। या किसने उसको दबाने का बहुत प्रयास किया उस रिवॉल्ट को, लेकिन वो कहीं न कहीं साउथ के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। और इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक का सत्ता साम्राज्य था जो था हमारा, समाप्त हो गया। और इसके बारे में एक इतिहासकार लेनपुन ने कहा था, जब ये डेथ किया था तो कहा था कि अंततः, है ना, इसको जनता से और जनता को इससे मुक्ति मिल चुकी थी। चूँकि
इसके जो योग्यता और विद्वता होने के बावजूद भी ना ये जो फैसला लेता था ये इतना ज़्यादा सनक भरा और इतना ज़्यादा विरोधाभासों से भरा रहता था कि उसका एक भी फैसला हमारा सफल नहीं होगा, जो इसके फेल्यूर होने का एक बहुत बड़ा हमारा कारण भी है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक देखो इसमें थोड़ा सा था मुस्लिम मत को मानने वाला सुन्नी था और ये इंटॉलरेंट था हिंदुओं के प्रति, लेकिन कुछ इसने हद तक बहुत अच्छा काम भी किया था जिसके कारण इसका मिला जुला असर हम लोग देखते हैं। इसमें देख रहा है कि एज मोहम्मद बिन तुगलक हैड नो सन, मोहम्मद बिन तुगलक की कोई बेटा नहीं था, एंड हिज कज़न फिरोज तुगलक सक्सेड हिम, इसका भतीजा जो था फिरोज शाह तुगलक इसने इसको शासन को संभालने का हमारा काम किया। दे रहा है कि ही वॉज ए डिवोट सुन्नी मुस्लिम, ये एक सुन्नी मुसलमान था, बट ही वॉज इंटॉलरेंट टुवार्ड्स द हिंदू, है ना। ये असहिष्णुता का नीति था हिंदू के प्रति, इसकी ऐसी मानसिकता नहीं थी। इन ऑर्डर टू गेट सपोर्ट ऑफ द नोबल्स एंड उलेमा ही ट्राई टू विन ओवर देम इन द लैंड grants and he introduced many reforms in administration. He abolished a number of taxes and imposed 4 new taxes including jizya on Brahman also, and he increased the salaries of the officer. ये देखो ये था थोड़ा सा इंटॉलरेंट तो था ही, लेकिन इसने बहुत बड़े स्तर पर हमारा प्रशासनिक बदलाव करने का प्रयास किया था। तो इसमें ये फिरोज शाह जो तुगलक का संदर्भ रहा है, मैं एडिशनली तुमको ऐड कर देता हूँ। फिरोज शाह तुगलक जो था ना 20 मार्च 1351 को इस गद्दी पर बैठा था और इसने एक उपाधि धारण की थी कासिम अमीर उल मोमिन। इस तुम्हारे बुक में नहीं दिए हुए, मैं एडिशनली ऐड कर देता हूँ। और इसने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 जो थे हमारे ऐसे कष्टदायक कर उसको समाप्त कर दिया था, जिसमें 4 जो बड़ा वाला था जिसमें वसूल करने का आदेश दिया था, जिसमें खराज था जो लगान की भूमि होती थी, खम्स जो लूट के माल होते थे, जजिया और ज़कात। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला सुल्तान था। उसने हिंदुओं के साथ साथ में ब्राह्मणों के साथ में ये किया। फिरोज शाह तुगलक ने एक नए कर सिंचाई व्यवस्था भी लगाया जो उपज के 1/10 भाग हमारा होता था। और इसने अपने सैनिकों को भी ना ये सैलरी देना हमारा प्रारंभ कर दिया। सैन्य पदों को उसने वंशानुगत भी बना दिया था और उसके समय में दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, एक नया उसमें ये आता है। तो दे रहा कि इन ऑर्डर टू इनक्रेज एग्रीकल्चर ही पेड ए लॉट ऑफ द अटेंशन टू इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था को उसने बहाल करने का प्रयास किया। एंड हैड ए पैशन ऑफ द बिल्डिंग सिटीज़, उसको एक बड़ी बड़ी शहर बनाने का जुनून था। एंड फाउंडेड द टाउन्स ऑफ द फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजापुर नियर बदाऊं के पास में जो हमारा है। ही ऑल्सो बिल्ड अ नंबर ऑफ द पब्लिक वर्क्स। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ द टॉर्चर ऑफ द क्रिमिनल्स। However, फिरोज हैड अ पैसन फॉर प्रोक्यूरिंग स्लैब्स, उसको गुलाम भी रखने का एक हमारा था। उसके समय शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या थी। ही हैड 1,80,000 स्लैब हु वेयर ट्रेंड इन डिफरेंट स्किल, उसके समय शासनकाल में 1,80,000 दास थे। जैसे कि दास वंश की प्रारंभ हुई थी ना, तो उस समय मुसलमान लोग स्लैब रखा करते थे। दास्ता तो हमारे हिंदुओं में भी है, लेकिन इसके अपेक्षा मुसलमानों में उस दौर में ज़्यादा हुआ करते थे, है ना। एक प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन हमारा होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि द आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द फ्यूडल बेसिस, ये सामंतशाही व्यवस्था पर आधारित थी, जिसको हम लोग वंशानुगत भी कहते हैं। द रेगुलर सोल्जर्स रिसीव ग्रांट लैंड वाइल टेम्प्रोरी सोल्जर्स वेयर पेड अ कैश, जो अस्थायी तौर पर अस्थायी कमीशन में भाग लेते थे, जो मतलब उस समय की सेवा में देने के लिए प्रयास करते थे, उनको ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था वेतन के तौर पर। और जो टेम्प्रोरी जो सेवा देते थे, जिसको हम लोग टेम्प्रोरी डिप्टेशन कहते हैं, टीडी कहते हैं, उसके आधार पर जो काम करते थे उनको कैश में पेमेंट किया जाता था। हिज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द 80,000 to 90,000 कैलेवरी, ये कम से कम 80,000 से 90,000 के आसपास में इसकी सेना का ताकत था हमारा था। एंड ही इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ द हियरार्की क्लेम टू द मिलिट्री सर्विस, वो वंशानुगत हो गया था, विच वाज हाईली ऑब्जेक्शनेबल।
ये थोड़ा सा अजूबा लग रहा था कि मतलब कोई बड़ा पद पर बैठा तो उसके नीचे वाले भी बेटा पोता भी उसके उस पद पर बैठ सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक सक्सेसर वेयर वीक। फिरोज शाह तुगलक के बाद में उतना योग्य शासक उसके तुगलक डायनेस्टी में कोई नहीं हुआ। सो द स्टेट ऑफ जौनपुर गुजरात मालवा खानदेश बिकम इंडिपेंडेंट इन 1398। 1398 तक ये सब देश राज्य हमारे इंडिपेंडेंट हो चुके थे। एंड द इन्वेशन ऑफ तैमूर लंग के अटैक के बाद में अ ग्रेट कंक्वेयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया ब्रॉट ग्रेट miseries to the people, and he looted many city and late lost the region of the terror and massacre for the fortnight in Delhi during the region of सल्तनत नासिर उद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, और इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी का हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है तुम्हारा सैयद डायनेस्टी। सैयद सुल्तान रूल फ्रॉम द ब्रीफ पीरियड, छोटे समय के लिए था इनका टोटल टाइम जो था 1414 से 1451 तक का था। और दे रहा कि इसमें 4 हमारे सैयद राजा थे जो इस पर शासन किए, जिसका फाउंडर था हमारा खिज्र खां। खिज्र खां बाद गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के अंदर में जो मुल्तान शहर था उसके एरिया में वो गवर्नर हुआ करता था। और स्वाभाविक है उसके जो मतलब सुप्रीम पावर थे उनके डेथ करने के बाद में ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे। तो फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद में दे रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज ही सपोर्टेड अ सन ऑफ फिरोज इन द वार ऑफ द सक्सेशन एंड ही व्हेन तैमूर अटैक्ड इंडिया ही ज्वाइंड हिम। व्हेन तैमूर लेफ्ट इंडिया ही अपॉइंटेड खिज्र खां एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड लाहौर एंड दीपालपुर। खिज्र खां कंक्वेयर दिल्ली इन 1414 एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ हिज सैयद। तो ये होता है जब बड़ी ताकत कमज़ोर हो जाती है तो उसके जो शासक लोग अयोग्य थे हमारे तुगलक डायनेस्टी के, तो वहाँ पर ये क्या कहते हैं उसको पराजित करके इसने दिल्ली पर अटैक किया 1414 में, और वहाँ पर आकर के उसने अपने एक सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। नेक्स्ट है मुबारक शाह सैयद। 1421 से लेकर के 1434 के बीच में मुबारक शाह जो था सक्सीड हिज फादर। ही वाज अ मैन ऑफ विजन दैट कुड हैव रिवाइव्ड द ओल्ड ग्लोरी ऑफ द सल्तनत and the nobles however were against him most of this time was therefore spent in the controlling his nobles। ये कह रहा है कि उसने सल्तनत की जो गरिमा वापस करने का प्रयास किया और ये कहीं ना कहीं अपने नोबेल से ज़्यादा परेशान था, जो ज्ञानी लोग थे, तो इसका ज़्यादा समय उस नोबेल को ही कंट्रोल करने में बीत गया। इसके बाद में नेक्स्ट है मोहम्मद शाह सैयद। मोहम्मद शाह सैयद आज मुबारक शाह नेफू उसका भतीजा था। ड्यूरिंग हिज रीजन द नोबेल्स बिकम वेरी पावरफुल। इसके समय में और अजूबा हुआ कि नोबेल्स लोग काफ़ी पावरफुल होते गए, कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वाज द नेक्स्ट रूलर द लॉस्ट दिल्ली इन बहलोल लोधी इन 1451 AD। विथ दिस द ब्रीफ रूल ऑफ द सैयद किंग्स केम इन इंड। ये एक छोटे से साम्राज्य में ये आया, छोटे से समय के लिए आया और ये कहीं ना कहीं चला गया। तो सैयद डायनेस्टी की चूँकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन रहा है, इसलिए सैयद डायनेस्टी को जानना और समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसका कुछ सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा नहीं है अगर खिज्र खां को छोड़ दिया जाए तो। रेस्ट तीनों थे हमारे अयोग्य ही थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो अगली डायनेस्टी, 5वीं जो डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पीरियड की हमारी होती है वो है हमारी लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी में इसका फाउंडर था हमारा बहलोल लोधी। सो मैं इसको कन्विंस कर रहा हूँ। द लोधी डायनेस्टी हैड ग्रेटर अचीवमेंट्स दैट द तुगलक्स एंड द सैयद। ये तुगलकों और सैयदों की अपेक्षा इसका अचीवमेंट जो था ना ग्रेटर था। हाउएवर इट्स हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन इसका जो कहानी है विवादों से भरी हुई है। अप टिल नाउ ऑल दी rulers of this sultanate were Turkish origin. The Lodhis, however, when Afghan Alam Shah and the Sayyid ruler voluntarily abducted throne the favor of the बल्लू लोधी। आमतौर पर जो थे ये सल्तनत पीरियड में जो थे तुर्कमेनिस्तान वगैरह के क्षेत्रों से आए हुए थे, लेकिन ये पहली डायनेस्टी थी जो अफ़गानी था, हमारा अफ़गानिस्तान क्षेत्र से आया था, अफ़गान मूल का था ये बल्लू लोधी। तो दे रहा बल्लू लोधी का 1451 से 1489 तक का, 1451 to 1489 तक। द फर्स्ट लोधी रूलर वाज बल्लूल लोधी। ही ट्राई टू consolidated the fragment sultanate and he removed rebellious governor and appointed loyal Afghan nobles as a
गवर्नेंस ऑफ इम्प्रूव ये इम्पोर्टेंट प्रोविंस, ये अपने ही अफगानी मुल्क के लोगों को ना इसने गवर्नर बनाना प्रारंभ कर दिया, चूँकि इसको डर था कि कहीं नोबेल्स लोग ज़्यादा हाई सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गए तो हम ही को चुनौती दे बैठेंगे। एंड टाइम ऑफ हिज डेथ द सल्तनत स्टेज फ्रॉम पंजाब टू बिहार, जब वो मरा था बल्लभ लोधी उस समय इसका विस्तार पंजाब से लेकर के बिहार तक था। बल्लभ लोधी के बाद में उसका अगला शासक जो हुआ वो हमारा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी एक योग्य शासक था। द मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर वाज बहलोल सन्स सिकंदर लोधी, सबसे जो ताकतवर लोधी डायनेस्टी का शासक था हमारा सिकंदर लोधी था। ही एनेक्स्ड जौनपुर एंड बिहार एंड साइन अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद द रूलर ऑफ बंगाल, इसने अपने साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाया और उसने बंगाल के साथ में ना एक फ्रेंडशिप रिलेशन बनाने के लिए उसने एक संधि की। He also initiated many public welfare measures. For example, agriculture was improved and efforts were made to keep the prices of the essential commodities. इसने एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को इम्प्रूव करने का प्रयास किया और इसने इसेंशियल कमोडिटी के प्राइस को भी ना कंट्रोल करने का हमारा प्रयास किया ताकि ये लो रहे। एंड एस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट इज़ कैपिटल, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था और उसने दिल्ली सल्तनत का राजधानी भी बनाया था। इसमें विलेन जो था हमारा, जो इसने लोधी डायनेस्टी को बर्बाद कर दिया, वो था हमारा इब्राहिम लोधी। ये शिक्षाचारी था, सिकंदर लोधी का सक्सेसर था। इब्राहिम लोधी सक्सेस सिकंदर लोधी, द अफगान नोबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। चूँकि ये थोड़ा सा था ज़्यादती करने वाला इंसान, तो नोबेल्स लोग जो थे ना इसमें उस समय के, इसने इब्राहिम लोधी के परमंटेसी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सो ही हाउएवर डिफीटेड देम टू प्रिवेंट सच रिवॉल्ट्स इन फ्यूचर। इब्राहिम लोधी रिप्लेस सीनियर नोबेल्स एंड गवर्नर्स, उसने क्या किया कि नोबेल्स लोग आगे सरदर्द न बने इसलिए बड़े बड़े सीनियर्स नोबेल्स को हटाना प्रारंभ कर दिया, गवर्नर के पद से हटाना प्रारंभ कर दिया। सो who exercised a great deal of the power by younger men. These nobles conspiracy जिसको कहते हैं conspired with the Babur who overthrew Ibrahim Lodi in 1526 AD, the first battle of पानीपत। इस तरीके से इसके जो नोबेल थे हमारे काफ़ी मतलब इससे द्वेष रखने लगे। इवन इसके जो चाचा थे ना दौलत लोधी, उससे भी इसका संबंध अच्छा नहीं था, उनके साथ दुर्व्यवहार वगैरह करता था। तो सभी लोगों ने मिल करके ना एक साजिश रचा इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़ में, और उस जाकर के बाबर के पास में प्रपोजल दिया कि आप आइए इंडिया में और इस शैतान को हटाने का काम कीजिए और हम लोग मदद करेंगे। और ये जितने भी सारे नोबल्स थे ना सब इसके विरुद्ध खड़े हो गए, इसके चाचा भी विरुद्ध में खड़े हो गए। और बाबर आया तो सही, इब्राहिम लोधी को पराजित किया, और इसके बाद में फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखा, जितने नोबल थे उनको भी टॉर्चर करके परेशान करके वो सत्ता साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस तरीके से हमारे दिल्ली सल्तनत की जो अंतिम डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, इसका अंत हो गया। और पानीपत की जो पहली लड़ाई, इसमें टाइम नहीं दिए हुए, मैं तुमको कन्विंस कर देना, 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत के समाप्त हो गए और एक नई डायनेस्टी हमारे यहाँ से प्रारंभ हो गई जिसका नाम है मुग़ल वंश, मुग़ल डायनेस्टी, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत पीरियड का जो पॉलिटिकल जो हमारा एस्पेक्ट रहा है वो हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड और अन्य भी जो भी कल्चरल गतिविधियाँ हमारी हुई, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हमारा हुआ, उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इस पॉलिटिकल जो हमारा कंसेप्ट है इसको समझने का प्रयास कीजिए, जो पॉलिटिकल लाइफ हमारा दिल्ली सल्तनत पीरियड का था। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बाबू, चलो तो इस क्लास में इतना ही। आप इसको जानने समझने का प्रयास कीजिए। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन बेस्ट यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। ओके, चलो।